आइए बच्चों, कक्षा 12वीं कला संकाय में आज आपका हम लोग नया असाइनमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं। नया सिलेबस जो हमारा है, बाजार की रूप में पूर्ण प्रयोगिता के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण, ये हमारा नवंबर माह के लिए असाइनमेंट। हमको इसको क्या करना है, तैयारी करना है, जिसका टॉपिक क्या है, बाजार के रूप एवं पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण। अब देखिए यहाँ बाजार के रूप, आप सभी को पता है सामान्य बोलचाल की भाषा में बाजार शब्द का प्रयोग उस स्थान विशेष से लगाया जाता है जहाँ किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता एकत्रित होकर वस्तुओं के क्रय विक्रय का कार्य करते हैं। समझ रहे बात को। सामान्य बोलचाल की भाषा में बाजार शब्द का अर्थ वहाँ से लगाया जाता है जहाँ किसी वस्तु को क्रेता और विक्रेता एकत्रित होकर क्रय एवं विक्रय का कार्य करते हैं। लेकिन अगर हम अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो क्या होगा, आर्थिक दृष्टि से सामान्यतः बाजार का अर्थ उस संपूर्ण क्षेत्र से लिया जाता है जिसमें वस्तु के क्रेता व विक्रेता फैले हुए हों और उनमें आपस में प्रतिस्पर्धात्मक क्या देखने को मिले, संपर्क देखने को मिले। क्या कहा मैंने, आर्थिक दृष्टि से सामान्यतया बाजार का अर्थ उस संपूर्ण क्षेत्र से लगाया जाता है जहां क्रेता और विक्रेता दोनों फैले होते हैं और दोनों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक क्या देखने को मिलता है, संबंध या संपर्क देखने को मिलता है। वैसे तो बाजार शब्द कह देने से सभी के दिमाग में बैठ जाता है कि बाजार में क्रेता भी होंगे और विक्रेता होंगे। केवल क्रेता होंगे और विक्रेता नहीं होंगे तो बाजार नहीं कह सकते। ठीक है, केवल क्रेता ही क्रेता है, विक्रेता एक भी नहीं है तो बाजार नहीं है। और केवल विक्रेता ही विक्रेता है और वहाँ क्रेता नहीं है तो भी क्या नहीं कहलाएगा, आपका बाजार नहीं कहलाएगा। बाजार की परिभाषा के बारे में अगर हम देखें, किसकी परिभाषा के बारे में, बाजार की परिभाषा के बारे में हम लोग अध्ययन करें तो यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको कुर्नो की परिभाषा। किसकी परिभाषा कहा मैंने, कुर्नो की परिभाषा। और कुर्नो जी ने कहा कि अर्थशास्त्री बाजार शब्द का अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं लेते जहां वस्तुओं को खरीदा एवं क्या किया जाता है, बेचा जाता है, जिसमें खरीदा एवं बेचा जाता है, बल्कि उस समस्त क्षेत्र से लिया जाता है जहां क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच इस प्रकार का स्वतंत्र संपर्क होता है कि एक वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति सरलता व शीघ्रता से समान होने की पाई जाए। ऐसा किसने कहा, प्रोफेसर कुर्नो जी ने कहा, क्योंकि परिभाषा को हमको हूबहू लिखना पड़ता है। किसी अर्थशास्त्री बाजार शब्द का अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं लेते जहां पर वस्तुओं को खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है, बल्कि उस समस्त क्षेत्र से लेते हैं जहां क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच इस प्रकार का संपर्क होता है कि एक वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति सरलता व शीघ्रता से समान होने की पाई जाती है। इसमें बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपना अपना परिभाषा दिया, जैसे कुर्नो जी ने, प्रोफेसर सिजविक ने, है ना, केर्नक्रॉस ने। तो आप भी अपने हिसाब से प्रोफेसर कुर्नो का परिभाषा को क्या कर लेंगे, देख लेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं बाजार की विशेषताएं। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, बाजार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केट। तो बाजार की विशेषताओं में सबसे पहले देखिए एक क्षेत्र। क्या कहा मैंने, एक क्षेत्र। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अर्थ किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि उस क्षेत्र से लिया जाता है जहां क्रेता और विक्रेता दोनों कैसे हों, फैले हुए हों और आपस में क्या होते रहे, उनके बीच प्रतियोगिता होते रहे। तो बाजार के लिए एक क्षेत्र विशेष होना भी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि बाजार वहीं बैठेगा जहाँ पर एक एरिया होगा, एक क्षेत्र होगा जहाँ पर क्रेता होंगे और क्या होंगे, आपका विक्रेता होंगे, और क्रेता और विक्रेता दोनों के बीच आपस में क्या होता रहेगा, आपका प्रतियोगिता होता रहेगा। क्या होता रहेगा, कहा मैंने, आपस में उनका प्रतियोगिता होता रहेगा। अब अगला यहाँ पर आपको देख लेंगे, सेकंड पॉइंट है एक वस्तु। क्या बोलेंगे आपका, एक वस्तु। अर्थशास्त्र में बाजार का संबंध केवल एक वस्तु से होता है, अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग क्या होता है, बाजार होता है। जैसे कि अनाज का मंडी है ना, सब्जी का मंडी, लोहा मंडी, लेकिन अभी वस्तुओं के लिए एक ही बाजार, लेकिन सभी वस्तुओं के लिए एक ही बाजार नहीं होता। अनाज का मंडी अलग आपको देखने को मिलेगा, सब्जी मंडी अलग देखने को मिलेगा, लोहा मंडी अलग देखने को मिलेगा। सबके लिए अलग अलग क्या होता है, आपका बाजार होता है। तीसरे पॉइंट में कहा गया क्रेता और विक्रेता। बाजार के अभिन्न अंग के रूप में जाने जाते हैं क्रेता और विक्रेता, क्योंकि बाजार में क्रेता और विक्रेता दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। यदि क्रेता और विक्रेता नहीं होंगे तो हम एक बाजार की क्या नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। किसकी कल्पना नहीं कर सकते, बाजार की कल्पना नहीं कर सकते। कब, जब क्रेता नहीं होगा या विक्रेता नहीं होगा तो बाजार की हम क्या नहीं करेंगे, कल्पना नहीं करेंगे।
उसके बाद में आपका चौथा जो पॉइंट है वो क्या है, स्वतंत्र प्रतियोगिता। क्या कहा मैंने, स्वतंत्र, आपका जो चौथा पॉइंट है वो क्या है आपका, स्वतंत्र प्रतियोगिता। ठीक है, तो बाजार के लिए आवश्यक है कि क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच स्वतंत्र क्या होना चाहिए, प्रतियोगिता होना चाहिए। कैसा प्रतियोगिता होना चाहिए, स्वतंत्र प्रतियोगिता होना चाहिए। मतलब सौदा करते समय किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यदि मैं क्या कर रहा हूँ, यदि सौदा कर रहा हूँ, किससे सौदा कर रहा हूँ, मैं विक्रेता से मैं क्या कर रहा हूँ, सौदा कर रहा हूँ, तो मेरे बीच या मेरे पास किसी प्रकार का कोई क्या नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यदि प्रतिबंध होगा तो वह स्वतंत्र प्रतियोगिता नहीं कहलाएगा। अब अगला जो पॉइंट है, एक मूल्य। क्या देखने को मिल रहा है, एक मूल्य। बाजार में जब क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता होती है तब वस्तु के मूल्य में एक समान होने की प्रवृत्ति होती है। कीमतों में भिन्नता होने से मांग और पूर्ति की शक्तियाँ पुनः क्रियाशील होने लगती है और कीमत फिर से समानता आती है। मतलब बाजार में आपको कैसा मूल्य देखने को मिलता है, एक मूल्य देखने को मिलता है। मतलब वहाँ केवल एक ही मूल्य होगा, जितने क्रेता और विक्रेता होंगे एक समान मूल्य नीति का, कैसे नीति का कहा मैंने, एक समान मूल्य नीति का क्या करते हैं, वो प्रयोग करते हैं। अब अगला देखेंगे बाजार का वर्गीकरण। आपको यहाँ पर दिखाई दे भी रहा होगा, बाजार का वर्गीकरण जो है अलग अलग रूपों में इसको बांटा गया है, क्षेत्र के आधार पर, है ना। यहाँ पर आपको पहले नंबर देखने को मिल रहा है क्षेत्र के आधार पर, दूसरा समय के आधार पर, तीसरा आपका प्रतियोगिता के आधार पर। क्षेत्र के आधार में सबसे पहला चीज़ देखेंगे हम लोग, स्थानीय बाजार। कौन सा बाजार, स्थानीय बाजार। तो इसमें देखिएगा, जब किसी वस्तु का क्रय एवं विक्रय, क्या कहा मैंने, जब किसी वस्तु का क्रय एवं विक्रय एक स्थान विशेष तक क्या होता है आपका, सीमित होता है। ठीक है, एक कैसा विशेष तक सीमित होगा आपका, एक स्थान विशेष तक सीमित होगा, उसे क्या कहा जाता है आपका, स्थानीय बाजार कहा जाता है। तो एक स्थान विशेष तक सीमित होगा मतलब जैसे कि ईंट का बाजार, है ना, आपका सब्जी का बाजार, आपका मछली का बाजार, है ना, रेत का बाजार, एक स्थान विशेष तक क्या होगा आपका, सीमित होगा। इसी में सेकंड नंबर आपको देखने को मिल रहा है प्रादेशिक बाजार। प्रादेशिक बाजार, है ना, उसके बाद में क्या है आपका राष्ट्रीय बाजार, उसके बाद में आपका क्या है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। समय के आधार पर हम बाजार की कल्पना करें तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार और अति दीर्घकालीन बाजार। पूर्ण उपयोगिता बाजार के आधार पर बात करूं तो पूर्ण उपयोगिता बाजार, अपूर्ण उपयोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार। ठीक है, और उसके बाद में अगर मैं बात करूं अगला, कार्य के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। ठीक है, वैधानिकता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे, कार्य के आधार पर बाजार का वर्गीकरण बोलने से विशिष्ट बाजार, मिश्रित बाजार, नमूने द्वारा बाजार, श्रेणियों के आधार पर बाजार। वैधानिकता के आधार पर बाजार की बात करूं तो उचित बाजार, अवैध बाजार। वस्तुओं के आधार पर बाजार की बात करूं तो उपज बाजार, स्कंद बाजार, और आपको क्या देखने को मिल रहा है, धातु बाजार देखने को मिल रहा है। वेरी गुड। देन अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था वो क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। तो मैंने आपको कहा भी था, क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है आपका, 4 भागों में बांटा गया है, और उसको मैंने पूर्व में बताया था, है ना, स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार और आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ देखने को मिल रहा है स्थानीय बाजार। स्थानीय बाजार का मतलब होता है जब किसी वस्तु का क्रय एवं विक्रय, जब किसी वस्तु का क्रय एवं विक्रय एक स्थान विशेष तक क्या होता है, सीमित होता है। ठीक है, एक स्थान विशेष तक क्या होता है, सीमित होता है, उसको स्थानीय बाजार कहते हैं। जैसे रेत का बाजार, ईंट का बाजार, पत्थर का बाजार, एक स्थान विशेष तक क्या होता है, सीमित होता है। तो ऐसे बाजार को कौन सा बाजार कहा जाता है, ऐसे बाजार को स्थानीय बाजार के नाम से जाना जाता है। मैंने बात कहा था स्थानीय बाजार की, अब हम देखने जा रहे हैं कौन सा बाजार, आपका प्रादेशिक बाजार। ठीक है, जब किसी वस्तु का क्रय एवं विक्रय, है ना, क्या कहा मैंने, जब किसी वस्तु का क्रय एवं विक्रय, जब किसी वस्तु का क्रय एवं विक्रय प्रदेश तक क्या होता है, सीमित होता है। एक प्रदेश तक क्या होता है, सीमित होता है ना, एक राज्य तक सीमित होता है, उसको प्रादेशिक बाजार कहा जाता है। जैसे कौन कौन सा, लाख की चूड़ी का बाजार, पगड़ी और साफे का बाजार राजस्थान तक है, पंजाब तक सीमित है। लाख की चूड़ी का बाजार राजस्थान तक सीमित है, क्योंकि उसकी मांग वहीं उसकी अधिक होगी, दूसरी जगह नहीं होगा। तो किसी वस्तु का मांग अगर प्रदेश तक ही सीमित होता है ना, प्रदेश में उसका मांग होता है, तो वह कौन सा बाजार कहलाता है आपका, वह प्रादेशिक बाजार कहलाता है। अगला देखेंगे राष्ट्रीय बाजार। जब किसी वस्तु की मांग पूरे राष्ट्र में हो रही है ना, पूरे राष्ट्र में उसकी मांग होती है, तो ऐसे बाजार को राष्ट्रीय बाजार के नाम से क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। जैसे धोती का, साड़ी का, चूड़ी का, घी का,
दालें, स्कूटर, कार, ये सारे पूरे राष्ट्र तक इसकी क्या होती है, मांग होती है। तो ऐसे बाजार को कौन सा बाजार कहते हैं हम लोग, राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। अगला मैं बात कर रहा हूँ तो कौन सा बाजार आएगा हम लोग का, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार मतलब क्या होगा, जब किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता समस्त विश्व में पाए जाएंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मतलब क्रेता और विक्रेता पूरे विश्व में देखने को मिलेगा। तो ऐसे बाजार को कौन सा बाजार कहा जाएगा, ऐसे बाजार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के नाम से क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। और इसमें आते कौन है, तो इसमें हमारा कौन आएगा, इसमें हमारा सोना आएगा, चांदी आएगा, और आपका गेहूं आएगा, आपका कपास आएगा, आपका स्कूटर आएगा, आपका कार आएगी। इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपको क्या करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है क्या, समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। क्या कहा मैंने, समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। तो समय के आधार पर भी बाजार के वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा गया है, अति अल्पकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन और आपका अति दीर्घकालीन। अति अल्पकालीन बाजार उस बाजार को कहा जाता है जिसमें समय कैसा होता है, बहुत कम होता है। समय कैसा होता है आपका, कम होता है। तो कम समय होने के कारण एक विक्रेता के पास उसके स्टॉक में जितने वस्तु उपलब्ध होता है, ठीक है, क्या कहा मैंने, एक विक्रेता के पास उसके स्टॉक में जितना क्या होता है, वस्तु होता है, उतनी वस्तु का क्या करता है, वह क्रय एवं विक्रय करता है। ठीक है, क्या करता है, विक्रय करता है। मतलब वह मांग के अनुरूप पूर्ति को क्या नहीं कर सकता, बढ़ा नहीं सकता। क्यों नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उसके पास समय कैसा होता है, बहुत कम होता है। तो खासकर इसमें कौन कौन आएंगे हमारे, तो दूध आएगा, दूध का बाजार, दही, सब्जी, मांस, मछली आदि। ये क्या होता है, एक अल्पकालिक समय के लिए होता है। इसको मांग के अनुरूप हम क्या नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। उसके बाद में क्या बोला गया, आपका अल्पकालीन बाजार। अल्पकालीन बाजार वह बाजार होता है जिसको एक निश्चित सीमा तक, कैसे सीमा तक बेटा, एक निश्चित सीमा तक हम क्या कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं। ऐसे बाजार को कौन सा बाजार कहा जाता है, ऐसे बाजार को अल्पकालीन बाजार के नाम से अल्पकालीन बाजार के नाम से जाना जाता है। एक सीमा होगा, एक निश्चित सीमा होगा, और उस निश्चित सीमा तक ही हम उसको क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे बाजार को क्या कहा जाता है, अल्पकालीन बाजार कहा जाता है। इसमें एक विक्रेता के पास इतना समय होता है कि वह मांग के अनुरूप थोड़ा बहुत क्या कर सकता है, कमी या वृद्धि कर सकता है। अगला हम देखते हैं दीर्घकालीन बाजार। तो दीर्घकालीन बाजार उस बाजार को कहते हैं जहां पर अति अल्पकाल व अल्पकाल दोनों की तुलना में, ठीक है, क्या कहा मैंने, यहाँ पर देख सकते हैं आप, दीर्घकालीन बाजार किसे कहते हैं, तो दीर्घकालीन बाजार उस बाजार को कहा जाता है जहाँ अति अल्पकालीन, जहाँ क्या कहा मैंने, जहाँ अति अल्पकालीन व अल्पकालीन दोनों बाजार की तुलना में समय कैसा होता है, समय इसमें अधिक होता है। तो ऐसे बाजार को क्या कहा जाता है, दीर्घकालीन बाजार कहा जाता है। इसमें क्या होता है, समय इतना होता है कि एक उत्पादक के पास अपने उत्पादन क्षमता में आवश्यक परिवर्तन करके पर्याप्त मात्रा में क्या कर सकता है, वह वृद्धि कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में अगला हम देखेंगे अति दीर्घकालीन बाजार। कौन सा बाजार, अति दीर्घकालीन बाजार। अति दीर्घकालीन बाजार उस बाजार को कहा जाता है जहाँ अति अल्पकाल व दीर्घकाल, क्या कहा मैंने, अति दीर्घकालीन बाजार उस बाजार को कहा जाता है जहाँ अति अल्पकाल और दीर्घकाल तीनों की तुलना में समय कैसा होता है, तीनों की तुलना में समय अधिक होता है। तो इसको या ऐसे बाजार को अति दीर्घकालीन बाजार के नाम से जाना जाता है। इसमें एक जो उपभोक्ता होता है, एक उपभोक्ता की रुचि, एक उपभोक्ता का आदत, एक उपभोक्ता का स्वभाव, एक उपभोक्ता का फैशन, ये सारी चीज़ों में क्या हो जाता है, आपका परिवर्तन हो जाता है। दीर्घकालीन बाजार इतना लंबा समय होता है कि इसमें नए नए तकनीकों का प्रयोग करके हम वस्तु के मांग के अनुरूप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं, है ना। फर्म को स्थापित कर सकते हैं, उद्योग को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि समय इसमें कैसा होता है, अधिक होता है। अब अगला बात करें, यहाँ पर आपको सबसे पहला नंबर देखने को मिल रहा है क्या, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है हमारा पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा है हमारा अपूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है, और तीसरा है हमारा एकाधिकार बाजार। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार उस बाजार को कहा जाता है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार का पूरा ज्ञान होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार उस बाजार को कहते हैं जहाँ पर क्रेता
और किसको कहा मैंने, जहाँ पर क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार का कैसा ज्ञान होता है, दोनों को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है कि कौन से वस्तु को कितना में खरीदा जाए व कौन से वस्तु को कितना में बेचा जाए, है ना, इसमें उसका पूरा पूरा ज्ञान होता है। साथ ही साथ इसमें पूर्ण प्रतियोगिता में इनकी संख्याएं भी कैसी होती हैं, अधिक होती हैं। तो हमने बात किया किसका, हमने बात किसका किया, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का किया। अब हम बात करेंगे किसका, अब हम बात कर रहे हैं किसका, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार उस बाजार को कहा जाता है, क्या कहा मैंने, अपूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार उस बाजार को कहा जाता है जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार का पूरा पूरा ज्ञान नहीं होता। क्या कहा मैंने, जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार का पूरा पूरा ज्ञान नहीं होता, ऐसे बाजार को अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के नाम से जाना जाता है। कौन से बाजार के नाम से जाना जाता है, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के नाम से क्या जाता है, जाना जाता है। क्योंकि इसमें जो है ना क्रेताओं की संख्या और विक्रेताओं की संख्या दोनों कम होती है और दोनों को बाजार का पूरा पूरा ज्ञान नहीं होता कि कौन से वस्तु को कितना में खरीदा जाए और कौन से वस्तु को कितना में क्या किया जाए, बेचा जाए। नेक्स्ट देखेंगे एकाधिकार बाजार। एकाधिकार शब्द से आपको पता चल रहा है एक का अधिकार, है ना, एकाधिकार का मतलब क्या हो जाएगा, एक का अधिकार। एकाधिकार बाजार उस दशा को कहा जाएगा जिसमें किसी वस्तु का अकेला उत्पादक होता है ना, वहाँ पर कोई दूसरा स्थानापन्न वस्तु नहीं होता या वहाँ पर कोई दूसरा स्थानापन्न वस्तु का कोई उत्पादक नहीं होता। समझने का प्रयास करिएगा। एकाधिकार बाजार, एकाधिकार का मतलब होता है एक का अधिकार, ठीक है, क्या कहा मैंने, एक का अधिकार। तो एकाधिकार बाजार उस बाजार को कहा जाता है जहाँ पर वहाँ अकेला उस वस्तु का उत्पादन करने वाला होता है, वहाँ दूसरा कोई क्या नहीं होता, स्थानापन्न वस्तु उत्पादन करने वाला नहीं होता। पूर्ति पर पूरा पूरा क्या रखता है, वह नियंत्रण रखता है, जितना मांग करेंगे उतना पूर्ति करने की क्षमता होती है। ऐसे बाजार को एकाधिकार बाजार के नाम से जाना जाता है। जैसे टाटा और बिरला ये सब किस में आएंगे, एकाधिकार बाजार के, एकाधिकार उद्योग के अंतर्गत आएंगे। अगला मैं बात करूंगा तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है क्या, कार्य के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। क्या कहा मैंने, कार्य के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। देखते जाएंगे। कार्य के आधार पर बाजार के वर्गीकरण में सबसे पहला विशिष्ट बाजार, ठीक है, कैसा बाजार, विशिष्ट बाजार। जब किसी बाजार में एक विशेष प्रकार के वस्तु का क्या किया जाता है, क्रय एवं विक्रय किया जाता है। क्या कहा मैंने, जब किसी बाजार में एक विशेष प्रकार के वस्तु का क्या किया जाता है, एक विशेष प्रकार के वस्तु का क्रय एवं विक्रय किया जाता है, तो ऐसे बाजार को कौन सा बाजार कहते हैं, विशिष्ट बाजार के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। कौन से बाजार के नाम से जाना जाता है, कहा मैंने, एक विशिष्ट बाजार के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर देखो अनाज मंडी, यहाँ पर सब्जी मंडी, यहाँ पर जौहरी बाजार, यहाँ पर सर्राफा बाजार, ठीक है, एक विशेष प्रकार के बाजार को देखने को मिलता है। जौहरी जहाँ सोना चांदी, सर्राफा, है ना, ये भी एक प्रकार का क्या है, बाजार है। वहाँ पर एक कौन सा बाजार कहलाएगा, ये आपका विशिष्ट बाजार कहलाता है। अगला हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका दूसरा पॉइंट क्या देखने को मिल रहा है, मिश्रित बाजार। मिश्रित बाजार शब्द से पता है कि जहाँ पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्रय एवं विक्रय होता है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्या हो रहा है, आपका क्रय एवं क्या हो रहा है, आपका विक्रय हो रहा है। तो ऐसे बाजार को क्या कहा जाएगा, आपका मिश्रित बाजार कहा जाएगा। और ये बाजार कहाँ देखने को मिलता है, रायपुर का गोल बाजार, मेरठ का सदर बाजार और दिल्ली का चांदनी चौक आदि कहलाता है। नमूने द्वारा बाजार, नमूने द्वारा बाजार का मतलब क्या है, जब किसी वस्तु का क्रय एवं विक्रय नमूना देखकर किया जाता है। जब किसी वस्तु का क्रय एवं विक्रय किसके द्वारा किया जा रहा है, नमूना को देखकर। आप जब दुकान जाते हो या मार्केट जाते हो तो क्या ऐसे ही कपड़ा को खरीद लेते हो क्या, नहीं, आप उसका क्या देखते हो, नमूना देखते हो, ठीक है, आप उसका क्या देखते हैं, नमूना देखते हैं, तभी जाके आप वस्तु का क्या करते हो, खरीदारी करते हो। तो कहा नमूने के द्वारा बाजार, तो जब किसी वस्तु का क्रय एवं विक्रय किसको देखकर किया जाता है, नमूना को देखकर किया जाता है, तो ऐसे बाजार को कौन सा बाजार कहते हैं, आपका नमूने द्वारा बाजार कहा जाता है।
अब अगला है श्रेणियों के आधार पर बाजार। तो आपको पता होगा कि जितने भी वस्तु होती हैं उन वस्तुओं को अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। ठीक है, अलग अलग श्रेणियों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। तो जब किसी वस्तु को विभिन्न श्रेणियों में बांट कर, है ना, उसका श्रेणी दे करके, उसका गुणवत्ता दे करके क्रय विक्रय किया जाता है, तो ऐसे बाजार को श्रेणी के आधार पर बाजार कहा जाता है। कोई ए ग्रेड का होता है, कोई A+ का होता है, कोई B ग्रेड का होता है, कोई आपका C ग्रेड का होता है, कोई D ग्रेड का होता है। तो अलग अलग श्रेणी दिया जाता है और उसके आधार पर वस्तुओं का क्रय एवं विक्रय किया जाता है। तो ऐसे बाजार को श्रेणी के आधार पर बाजार कहा जाता है। अब आगे देखेंगे वैधानिकता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। तो एक है उपज बाजार, अवैध बाजार। उपज बाजार का मतलब होगा ऐसा जब किसी बाजार में बिना सरकारी हस्तक्षेप किए वस्तुओं का क्रय एवं विक्रय किया जाता है, उसे कौन सा बाजार कहा जाता है, उचित बाजार कहा जाता है। कौन सा बाजार कहा मैंने, उचित बाजार। बिना या फिर जब किसी बाजार में सरकारी हस्तक्षेपों का या वस्तुओं का क्रय विक्रय सरकारी हस्तक्षेप से किया जाता है। जब किसी बाजार में वस्तुओं का क्रय एवं विक्रय सरकारी हस्तक्षेप से किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उचित बाजार कहते हैं। और अवैध बाजार किसे कहा जाएगा, जहां पर वस्तु का क्रय एवं विक्रय सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से कम या अधिक होता है। सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से कम या अधिक होता है, तो ऐसे बाजार को कौन सा बाजार कहते हैं, अवैध बाजार कहते हैं। मतलब यहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप होता है। ठीक है, सरकारी हस्तक्षेप होता है, सरकार के द्वारा तय किए गए कीमत पर क्रय विक्रय किया जाएगा और यहाँ सरकार जो तय करेगा उसके बावजूद भी कीमत में क्या देखने को मिलेगा, कमी या वृद्धि देखने को मिलेगा, उन्हें अवैध बाजार कहते हैं। अब आप लोग अगला देखेंगे वस्तु की प्रकृति के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। तो वस्तु की प्रकृति के आधार पर बाजार का वर्गीकरण होता है। एक होता है उपज बाजार, दूसरा होता है स्कंद बाजार और तीसरा होता है धातु बाजार। उपज बाजार, जिस बाजार में उत्पादित वस्तुओं का क्रय विक्रय के सौदे होते हैं। हमने कोई भी वस्तु का उत्पादन किया, जैसे आपका क्या किया, चावल या फिर धान है ना, धान का किया, या फिर हमने किसका किया, गेहूं का किया, या फिर हमने किसका किया, अरहर का किया, या फिर हमने किसका किया, अदरक का किया। उसकी वस्तु का जब क्या किया जाएगा, क्रय विक्रय किया जाएगा, उसे उपज बाजार कहते हैं। अगला देखेंगे कौन सा बाजार, आपका स्कंद बाजार। तो जिस बाजार में अंश का, जिस बाजार में प्रतिभूतियों का, स्टॉक का क्या होता है, क्रय एवं क्या होता है, आपका विक्रय होता है, तो ऐसे को स्कंद बाजार कहते हैं। ठीक है, प्रतिभूति में सोना चांदी है ना, सब आएंगे। स्टॉक में आपने जो वस्तु रखा है वो आएगा। अंश मतलब आपका हिस्सा है ना, अंशों का जो क्रय विक्रय होगा उसको क्या कहा जाएगा, स्कंद बाजार कहा जाएगा। अब अगला है हमारा कौन सा बाजार, धातु बाजार। धातु बाजार मतलब क्या है, जिस बाजार में सोने चांदी के क्रय विक्रय के सौदे होते हैं, है ना। धातु माने क्या है, सबसे बहुमूल्य चीज़ क्या होता है, सोना या चांदी या हीरा, है ना, सोना चांदी या हीरा। तो सोना और चांदी का क्या हो रहा है, आपका क्रय विक्रय हो रहा है। ऐसे बाजार को कौन से बाजार के नाम से जाना जाएगा, धातु बाजार के नाम से जाना जाता है। तो बड़े ध्यान से आप लोग इसको क्या करिएगा, देखिएगा, है ना, रीड करिएगा और अपने कॉपी में नोट भी करते जाएंगे। थैंक यू सो मच।